हुई त्यागी, तो आज सरदार पटेल यानी राष्ट्रवाद के लौह पुरुष और मौजूदा हालात में जब कट्टरता के खिलाफ आखिरी रण की तैयारी है, सरदार पटेल का ये मॉडल सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। और आज उन्हीं की जयंती है। प्रधानमंत्री ने आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक बार फिर से राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है, लेकिन आज का संदेश सिर्फ देश के लिए नहीं था, ये संदेश था पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि कट्टरवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को लड़ना होगा। ये कट्टरता के खिलाफ वर्ल्ड वॉर का वक्त है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कट्टरवाद और आतंकवाद से भारत लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा, लेकिन ये वक्त है कि अब पूरी दुनिया एक हो जाए, क्योंकि ये दोनों ही खतरे सिर्फ भारत नहीं, फ्रांस जैसे कई देशों में भी इस वक्त चिंता बढ़ाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और कट्टरपंथ का समर्थन करने वालों को भी घेरा। उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र किया और उन कुछ लोगों पर सवाल उठाए जो सेना पर सियासत करते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया कि देश की एकता बनाए रखने के लिए सरदार पटेल रोल मॉडल थे, जैसा कि मैंने आपसे बार बार कहा है, और वो आगे भी रहे। हमारी 5 बजे की बहस इन सवालों के साथ कि जिन कुछ लोगों की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, आतंकवाद के समर्थक, ये कुछ लोग कौन है? सेना के शौर्य पर भद्दी राजनीति कब तक की जाएगी? समर्थ और सक्षम भारत में अड़ंगा कौन है? मोदी की सरदार नीति से होगा क्या राष्ट्र निर्माण? और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, इस लड़ाई में तेरा मेरा करने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई अब अस्तित्व की लड़ाई है, ये लड़ाई अब नेशन स्टेट्स के लिए अपना वजूद बचाने की लड़ाई है। तो कट्टरपंथियों के खिलाफ वर्ल्ड स्ट्राइक यानी पूरी दुनिया कब एक साथ आएगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता देती हूँ कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से गजेंद्र सिंह साखला हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जूही सिंह हैं, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर अतहर हुसैन हैं और लेखक तारिक फतेह हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे बस कुछ ही मिनटों में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल गजेंद्र सिंह साखला जी, बार बार सरदार पटेल का यहाँ पर आज बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सरदार पटेल ना होते तो शायद भारत का जो मौजूदा स्वरूप है, जो भारत जैसा आज दिखता है, वो ऐसा होता नहीं। ये सरदार पटेल ही थे जिन्होंने इस देश को एकजुट रखा, जिन्होंने भारत को खंड खंड नहीं होने दिया। और आज उन्हीं सरदार पटेल को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, मैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। उन्होंने कहा की भी जरूरत है। किसकी बात कर रहे हैं सर प्रधानमंत्री? अदिति जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सरदार पटेल कांग्रेस के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, देश के गृह मंत्री थे और गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम रियासतों को एक कर, जो लोग हिंदुस्तान के एकीकरण के अंदर कुछ आनाकानी भी कर रहे थे, तो उन लोगों को भी उन्होंने एक साथ लेकर के और एक पूरे मजबूत स्तंभशील भारत का निर्माण किया। उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो भी हमेशा इस बात के पक्षधर थे कि देश के अंदर आतंकवाद, देश के अंदर कोई भी ऐसी ताकत जो देश को तोड़ना चाहती है, उन पर अंकुश लगना चाहिए। और सबसे पहले उन्होंने आरएसएस के ऊपर अंकुश लगाया और आरएसएस को उन्होंने बैन किया कि यह संस्था देश के अंदर धर्म और जाति की राजनीति करती है और इस पर सबसे पहले अंकुश लगाना चाहिए। और वो अंकुश लगाने वाले व्यक्ति सरदार पटेल। आप जी बताइए। भाषण तो अच्छे से दे रहे हैं सर, मौजूदा स्वरूप में, मौजूदा हालात में कट्टरता को लेकर आप मुझे जरा एक बात बता दीजिए। सरदार पटेल को लेकर आपने एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, वो पहली बात तो सर तो किसी पार्टी के नहीं। सुन लीजिए मेरी बात, सरदार पटेल हिंदुस्तान के हैं सर। एक बात समझ लीजिए, आप किसी पॉलिटिकल मंच पर नहीं है। सरदार पटेल राष्ट्रीय हीरो है, इज अ नेशनल आइकॉन। वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है सर। वो कांग्रेस नहीं सर, सुन लीजिए मेरी बात। और जब आप उनकी राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं, जिसको कि पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है, आपसे फिर मेरा सवाल है, तो कट्टरता पर बोलने में कांग्रेस पार्टी के मुंह में दही क्यों जम गई? कट्टरता पर बोलने पर कोई भोपाल में क्या हुआ सर? भोपाल में बताइए क्या हुआ? के अंदर आप बात तो सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको। आपने कट्टरता पर पूछा है, इस देश के अंदर सबसे पहला आतंकी हमला
महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गॉडसे ने की। सर आप इस देश के अंदर आतंकवादी हमला, सुन लीजिए मेरी बात, 47, 49, 50 में रहेंगे। आपसे मैं कह रही हूँ 2020 में बात कीजिए, मुझसे आप 47, 50 की बात करेंगे। खैर इस पर जवाब तो बीजेपी देगी सर। मैं आपसे 2020 की बात कर रही हूँ, 2020 की बात कर रही हूँ, 2020 की बात कर रही हूँ। गजेंद्र सिंह साकला में आपसे, जिस पर बोलते हुए आपको तकलीफ हो रही है। आप इतिहास में तो खोए रहेंगे, इतिहास में खोए रहेंगे आप। उसमें भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोट करते रहेंगे आप, उसमें भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोट करेंगे आप। तो ये भी बता दीजिए मुझे बाबा साहब ने क्या कहा था। आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ सर, तो भाषण मत दीजिए ना, मुझे बताइए मैंने आपसे क्या पूछा। कट्टरता पर क्या बोली कांग्रेस पार्टी? भोपाल में किसने आयोजन किया? कांग्रेस किसी कट्टरता का पक्ष नहीं रखती है। कांग्रेस चाहती है सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का, सभी जातियों का, सभी भावों का, स्त्री का, पुरुष का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, सबका सम्मान होना चाहिए। क्या किया भोपाल? कट्टरता के लिए कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के अंदर कहीं जगह नहीं है कट्टरता को। और कट्टरता कोई जाति, कोई धर्म और कोई संप्रदाय। ये बात तो मैं भी बोल रही हूँ, मैं तो आपसे आपकी पार्टी को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। मैं तो आपसे आपकी पार्टी को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन लग रहा है आप तो भाषण मोड से ही बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। आप तो भाषण मोड से ही बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तारिक फतेह इनको समझ नहीं आ रहा है, ये इन शब्दों के पीछे छिपे रहेंगे। इनको नहीं समझ आ रहा कि कट्टरता का वायरस सिर्फ किसी व्यक्ति, सिर्फ किसी समुदाय, सिर्फ किसी समाज, सिर्फ किसी देश, बल्कि आज की तारीख में ये पूरी दुनिया के लिए कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। और इसकी वैक्सीन, इसकी दवा, इसका इलाज, इस पर चोट आज नहीं की गई तो बहुत देर हो जाएगी। जरा समझाइए इन्हें। देखिए, कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है हिंदुस्तान की आजादी में, इस पे कोई शक नहीं है। और ये भी बात सही है कि सरदार पटेल कांग्रेस के थे, ये सब दुरुस्त है। ये जो आज की लड़ाई है, ये पूरी दुनिया को 21वीं सदी से लेके 12वीं सदी की जंगों में ले जाना चाहती है। जो नारे भोपाल और ये भिंडी बाजार में मैंने कल सुने, मैं तो हैरान हूं कि 70 साल की इंडियन डेमोक्रेसी के बाद मेरी जो कम्युनिटी है इंडिया के मुसलमानों में, वो अब तक चाकू, गला काटना और वो जहनी तौर के ऊपर वो एक ट्राइबलिज्म में फंसे हुए। उनको नेशन स्टेट का कंसेप्ट अभी तक नहीं आया, वो अब दारुल उलूम के चक्रों में चल रहे हैं। और उनको टॉलरेट दोनों कांग्रेस और बीजेपी सबने किया हुआ है, इसमें कोई अजूबी बात नहीं है। लेकिन ये खतरा दुनिया को है। जब फ्रांस, जो बुनियाद है पूरी दुनिया की जमहूरी कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन का, बादशाहों के खिलाफ तख्ता उलटने का, जिसके अंदर जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है, आप उस दुनिया की सिविलाइजेशन के दिल में जाके आप हमला कर रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं लोगों का चर्च में जाके। और बजाय इसके कि मुसलमान जलसा करते, वो कांग्रेस के लीडर जो हैं भोपाल में, वो ये कहते कि वी डिनाउंस मर्डर इन अ चर्च, वो वहां पकड़ के फ्रांस के प्रेसिडेंट को गालियां दे रहे हैं। और मलेशिया का जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर था, जो कहता है कि मिलियन यानी कई करोड़ फ्रांसीसियों को मारना बाहक है। और वो टर्की का जो मुफ्त का खलीफा बना हुआ है, और आपका पड़ोसी इमरान खान जो हिंदुस्तान की नंबर 1 दुश्मन है, उनके साथ हिंदुस्तान के मुसलमान सब मिल गए। मैं इस बात पे हैरान हूं कि 70 इयर्स के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान और उनकी लीडरशिप अब भी अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझती, बल्कि अबव दैट समझती है। और वो आज मुनव्वर राना के स्टेटमेंट के अंदर भी मुझे शॉकिंग लगा कि वो तो धमकी दे रहे हैं, यानी क्रिमिनल कानून जो है हिंदुस्तान का, उसको वायलेट कर रहे हैं, पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरे बाप पे कुछ ने कहा तो मैं उनका कत्ल कर दूंगा। ये कैसी जमहूरियत है कि जहां किसी को मारने का, टीवी पे आके धमकी देने का कोई नुकसान ही नहीं होता। एक कलकत्ता के वो इमाम थे, उन्होंने मुझे टीवी पे कहा कि गर्दन काटूंगा। ये हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जिसमें आइडियाज नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं ये इस पॉकेट से, इस जहां से मुसलमानों का वोट है, वो दलितों का वोट है, वो फलाना जो है वो तामिल है। हम तो ट्राइबलिज्म में मरे जा रहे हैं। इंडिया कैन बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, और वो खुद अपने आप को इंडिया नीचे किया जा रहा है। दुख इस बात का। गजेंद्र साकला दीजिए जवाब। उन्होंने भी सवाल आपसे भोपाल को लेके पूछा,
आप ही के नेता को लेके पूछा। 20 सेकंड्स में आपका काउंटर सर। अब इधर उधर मत जाइएगा, 47 और 50 में मत जाइएगा सर। अदिति जी, इसका जवाब ये है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश के अंदर अच्छा माहौल रहे, सद्भावना का माहौल रहे। किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी भी संप्रदाय, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, कोई जाति हो, कोई भाषा हो, कोई लिंग हो, किसी का भी अपमान करने का अधिकार नहीं है सर। अपमान अगर सर, कोई अपमान करता है, सुन लीजिए, देखिए, कट्टरता पे क्या बोलेंगे आप? करता है जी, कट्टरता पे क्या बोलेंगे आप? इसमें भी मैं कह रहा हूं, आप सब मिलकर रहे हैं, ये करें सर। कट्टरता की बात हो रही है, कट्टरता की बात कर रही हूँ। सर्वधर्म समभाव की बात कौन नहीं कर रहा है इस देश में? कांग्रेस हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है सर। कट्टरता को हम कभी भी सहयोग नहीं करते, ठीक है सर। कट्टरता पर हम विश्वास नहीं हाँ, करते। तो भोपाल पे कुछ नहीं बोले सर आप। इसके साथ साथ हम ये बात भी जुड़ी हुई है, किसी व्यक्ति को किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग के आधार पर उसको बदनाम करने का, उसके बारे में अनगढ़ लिखने का, अनगढ़ छापने का भी कोई अधिकार नहीं है। किसने अगर ये किसको बदनाम अधिकार कर दिया? होता- गजेंद्र सांखला जी, डॉक्टर संबित पात्रा, आपका काउंटर। देखिए, पहले तो अदिति जी, मैं थोड़ा देर से इस डिबेट में जुड़ा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और जहां तक कट्टरता की बात हो रही है, जहां तक आतंकवाद की बात हो रही है, आज पूरा विश्व जानता है आतंकवाद कहां से पनप रहा है। आज पूरा विश्व जानता है कि कट्टरता किस लिए हो रही है। और अदिति जी, मैं करोड़ों लोग जो जी न्यूज देख रहे हैं और इस डिबेट को सुन रहे हैं, बहुत स्पष्टता के साथ मैं कह देना चाहूंगा, जब तक हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। आज डायग्नोसिस हो चुका है कि कट्टरता क्यों हो रहा है, और इस रेडिकल इस्लामिक कट्टरता, जिसको हम इस्लामिस्ट कहते हैं, इस्लाम के खिलाफ हम नहीं कह रहे हैं, इस्लामिस्ट के खिलाफ कह रहे हैं, इसको हमें एक्सपोज भी करना है और टेररिज्म के खिलाफ लड़ना भी है। दूसरी बात है, आप देखिए, मैंने कल भी हर चैनल पे ये सवाल पूछा, जहां तक इंडियन मुस्लिम का सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता है। फ्रांस में किसी का गला काटा जा रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति क्या करेंगे? अगर उनके नागरिकों का गला काटा जा रहा है तो उनके नागरिकों के हित में तो खड़े होंगे ना, आतंकवाद के खिलाफ आवाज तो उठाएंगे ना। यहां भोपाल में और मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति की खिलाफत हो रही है। और जब मैं ये खिलाफत शब्द कहता हूं तो इसके पीछे एक इतिहास भी है। 1919 और 1924 तक आप याद करिए, भारतवर्ष में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट है कि तुर्की में खलीफा कौन बनेगा, उसको लेकर युद्ध चल रहा था। आश्चर्य का विषय था कि टर्की में ओटोमान एम्पायर कह रहा था कि हम तो सेक्युलर हो जाएंगे, मगर हमारे यहाँ के मुसलमान शौकत अली और उसके भाई मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन कर रही थी कि नहीं भैया, हम तो वहां खलीफा चाहते हैं। कमाल की बात है। आप देखिए, आंखें खोलने की आवश्यकता। अब मैं अंत करता हूं, याद दिलाता हूं आपको, 2012 के अंदर अदिति जी आप याद करिए, मुंबई के अंदर आजाद मैदान में 1 लाख से अधिक मुसलमान रजा एकेडमी के आह्वान पर इकट्ठा हुए थे। अमर जवान ज्योति को डेसिक्रेट किया गया था। अगर आपके पीसीआर के पास वो चित्र है तो आप प्लीज वो चित्र दिखाइए। और क्यों डेसिक्रेट किया गया था? 7 लोगों की हत्या क्यों कर दी गई थी? क्योंकि बर्मा, म्यांमार, जो हमारा देश नहीं है, उस देश में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कुछ अत्याचार हो रहा था। कमाल की बात है, बर्मा में अत्याचार हो रहा है, अमर जवान ज्योति भारत का, आप उसे डेसिक्रेट कर रहे हो। और ये कांग्रेस पार्टी कहां जाके मुंह छुपाए? इस कांग्रेस पार्टी को तो मुंह छुपाने की जगह नहीं। कल इनके एमएलए जाकर कह रहे थे, आने दो मैक्रोन को, हम उसके मुंह को कुचल देंगे। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो जिस प्रकार की बातें, उल जुलूल की बातें हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के लिए पुलवामा अटैक की बात कर रहे थे, वह सबूत मांग रहे थे। आप नहीं सुनिए साहब, सुनिए सांकला साहब, सुनिए, 5 सेकंड सुन लीजिए। ये कांग्रेस पार्टी के बीके हरिप्रसाद ने कहा था ना कि मोदी जी और इमरान खान के बीच में मैच फिक्सिंग हो गई है, और मैच फिक्सिंग होकर हमने कट्टरता पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ, प्लीज फोकस करना चाहती हूँ, दूसरे टॉपिक पर हो रही है, फोकस करना चाहती हूँ। जो इशू है उससे हम भटके नहीं। पहले तो एक काउंटर आता हुसैन साहब आपकी तरफ से, क्योंकि बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है सर, कट्टरता से तो इस मातृभूमि को सर सबसे ऊपर क्या, सबसे ऊपर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी स्वर्ग से भी बढ़कर जननी जन्मभूमि। कट्टरता से बचाएंगे तभी तो जन्मभूमि बचेगी सर। क्या लोग इस्लाम और कट्टरता में फर्क नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त कि हम ऐसे प्रोटेस्ट देख रहे हैं?
देखिए, बात बहुत सीधी सी है और वो है रूल ऑफ लॉ। हमारे देश में हर चीज के लिए कानून है, और चाहे वो कट्टरता हो, चाहे वो नफरत फैलाना हो, चाहे वो कितने तमाम कम्युनल राइट्स में एक तबके के लोग मारे गए, उनको इंसाफ मिला नहीं मिला, हर चीज तभी बढ़ती है जब रूल ऑफ लॉ की बात नहीं होती है। अगर आप मजबूती से आज कोई शख्स कह रहा है कि किसी ने कत्ल किया, वो जायज है और वो कानून का उल्लंघन है। अगर कानून का, तो कानून अपना काम करे ना। अतहर हुसैन जी, अभी आपने कहा कि जिसमें एक मजहब विशेष को न्याय ना मिला हो, क्या कहना चाह रहे सर आप? दंगों में जो आपने कहा कानून की दुहाई देते हुए, क्या मतलब? मजहब विशेष कोई भी सर इस प्लेटफॉर्म पर जब सीधी बात है, किसी को हर तरफ से कंप्लेंट्स होती हैं कि हमें सर कुछ जब बोलिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पर बैठा हूं, मैं सीधी बात कह रहा हूं कि कोई कंप्लेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ नेमिंग एनी कास्ट कम्युनिटी, हर को हक है इस अपना इंसाफ लेने का। और हमारा मुल्क आइन से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। हमारे पास तमाम कानून है हर चीज के लिए, चाहे वो कट्टरता हो, चाहे वो नफरत फैलाना हो। और वो लोग कौमें जो कहती हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, तो उसमें कानून अपना काम करे। रहा सवाल पॉलिटिकल डिस्कोर्स का, वो तो बात चलती रहेगी। और हम फ्रांस की अगर बात करते हैं तो बात बर्मा की भी होगी, क्योंकि फ्रांस भी जो वाकया हो रहे हैं ज्योग्राफी में, वो फिर बर्मा में भी डिस्कस होंगे। तो डिस्कशन एक कंपोजिट है। आज पूरी दुनिया एक है और हर वक्त कहीं ना कहीं जो चीज हो रही है वो दूसरे इलाके को इफेक्ट कर रही है। फ्रांस की जहां तक बात है, मैं तो सहमत हूं कि उसने दुनिया को फ्रीडम, लिबर्टी दी। हाँ एग्जैक्टली, उसके सेक्युलर वैल्यूज हैं जी, उसके सेक्युलर वैल्यूज हैं। सेक्युलरिज्म की बात जब की जाती है उन कुछ एक देशों में जहां से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई है, बुनियाद रखी जी। मॉडर्न, चाहे हम वॉल्टेयर को पढ़ें, रोजियो को पढ़ें, मॉन्टेस्क्यू को पढ़ें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई कट्टर कम्युनल इस मुल्क का, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अगर इन तीनों को पढ़ लेगा तो जो भी उसका नजरिया है फ्रांस के प्रति, जो भी उसका आक्रोश है, वो खत्म हो जाएगा। तो सर ये समझ नहीं आ रहा है जो प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं अदिति जी, जो भोपाल में दे रही है। संबित पात्रा आपको वापस फ्लोर, एक सेकंड रुक जाइए सर, इस पे क्लैरिटी बहुत जरूरी है सर। ये उन्हें दिखाई नहीं दे रहा जो भोपाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उन्हें दिखाई नहीं दे रहा जो एमयू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उन्हें दिखाई नहीं दे रहा जो मुंबई में मेट्रो के पोस्टर्स के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं। ऐसा हमने कभी मसूद अजहर या फिर सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद, ऐसा उनके पोस्टर्स पे तो होते हुए नहीं देखा मैंने। देखिए, मैंने हिंदुस्तान में जो भी आदमी नाजायज प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर इस देश के कानून के खिलाफ कर रहा है, उसका जो भी एहतजाज है, जो भी प्रोटेस्ट है, वो कंडेमनेबल है। मुझे बताइए, प्रेसिडेंट मैक्रोन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, डॉक्टर संबित पात्रा, मुझे क्लैरिटी चाहिए इस डिस्कशन में ताकि दर्शकों को भी क्लैरिटी मिले। वो प्रोटेस्ट आपकी नजर में सही है, गलत है? अतहर हुसैन जी, देखिए, अगर हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वॉल्टेयर, रोजियो और मॉन्टेस्क्यू की बात कर रहे हैं, वो मुल्क उस सोच के साथ डेवलप है कि वहां हर किस्म का प्रोटेस्ट है। हिंदुस्तान में प्रदर्शन की बात कर रही हूं सर, मैं वॉल्टेयर, रूसो और इन सब की बात अगर मैं फ्रेंच वैल्यूज की बात कर रही हूं, जिस सोसाइटी को फ्रांस के मैक्रोन इजाजत देते हैं, तो कोई भी वायलेंस नहीं अलाउड है उस सोसाइटी में। और उस सोसाइटी हर किस्म का प्रोटेस्ट अलाउ करती है। उसी प्रोटेस्ट में एक कलम कर दिया जाएगा उस प्रोटेस्ट में, वो भी प्रोटेस्ट का हिस्सा था, वो सोसाइटी अलाउ करती है। नहीं, तो सर कलम कर दिया जाएगा उस प्रोटेस्ट में। ऐसी इजाजत तो कोई देश का कानून नहीं देता, और ऐसी इजाजत तो जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, पता ही नहीं, कोई धर्म भी नहीं देता है सर, कोई भी किसी को, जी आपको वापस लौट दूंगी, किसी की जान लेने का किसी को हक नहीं है। हाँ जी सर, लेकिन आप ये जो इफ्स एंड बट्स लगाते हैं ना आगे पीछे, अगर ऐसा है, अगर वैसा है सर, पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वही फ्लॉड हो जाता है। सॉरी डॉक्टर संबित पात्रा, 20 सेकेंड प्लीज। हाँ, देखिए अदिति जी, दिक्कत हुसैन साहब मैं बोल लूं, अदिति जी दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां हम 3 पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, हम सब पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत ओवर पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश में हम सच्चाई बताएंगे नहीं। मेरा एक यहां पर सुझाव है, देखिए कल मैंने डॉक्टर महातिर मोहम्मद का ट्वीट पढ़ा,
10-12 ट्वीट थे, उनके सीरीज ऑफ ट्वीट थे। वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के, उन्होंने ट्वीट किया कि ये फ्रांस का कल्चर बहुत बेहुदा कल्चर है, वहां की महिलाएं बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, वो नंगे होकर बीच पे नहाती हैं, ये कल्चर इस्लाम में अलाउड नहीं है। मैं एक सजेशन दे रहा हूं, महातिर मोहम्मद साहब, किसने कहा आपको फ्रांस का कल्चर अच्छा नहीं लगता है तो आपके मुस्लिम बंधु रेफ्यूजी बन के फ्रांस क्यों जाते हैं? ये तुनिसिया से चिचन मुस्लिम, सीरिया के मुस्लिम वो फ्रांस ना जाएं, वीजा अप्लाई करके फ्रांस ना जाएं। आप किसी मुस्लिम कंट्री में जाकर रेफ्यूज लीजिए जहां के कल्चर आपको पसंद है। आप सऊदी अरब में रेफ्यूजी मांगिए, सऊदी आपको रेफ्यूज बनाएगा नहीं। रेफ्यूजी बनेंगे फ्रांस में, फिर बोलेंगे ये कल्चर हमें अच्छा लगता नहीं है, महिलाएं यहां कम कपड़ा पहनती है, बुर्का नहीं पहनती हैं, हम तो गर्दन काटेंगे। ये कमाल है। आप जिस देश में रेफ्यूजी बन के जाएंगे उस देश का आईन मानेंगे या वहां भी सरिया थोपेंगे? और ये डिबेट और ये डिस्कोर्स हर जगह हो रहा है। चंद दिनों पहले इंडिया में भी बड़े बड़े जो मुस्लिम पैरोकार बने हुए हैं वो इंडिया में भी सरिया कानून का डिमांड कर रहे थे। और याद करिए उसमें एक फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी शामिल थे जो सरिया कानून हिंदुस्तान में चाहते थे। जूही जी, कट्टरता के चैलेंज को पॉलिटिकल पार्टी समझ पा रही है? कम से कम इस डिस्कशन में तो मुझे समझ नहीं आया, ग्राउंड पर भी समझ नहीं आया, क्योंकि जब मैं भोपाल से उस प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखती हूँ या मुंबई में प्रेसिडेंट मैक्रोन के ऊपर से लोग उन्हें रौंदते हुए आगे जाना चाहते हैं। पूरी डिबेट को डिटेल में समझे बिना, इस बात को दोहराते हुए किसी भी रिलीजन की इंसल्ट की, तौहीन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट मैक्रोन कह रहे हैं ये समझने की जरूरत है। यहां पर हम कट्टरता के खिलाफ जो लड़ाई सरदार पटेल लड़ पाए, कट्टरता के खिलाफ वो इस वक्त का हिंदुस्तान क्यों नहीं लड़ पाता मैम? इसलिए नहीं लड़ पाता क्योंकि वो वोट बैंक ढूंढने लगती हैं जूही जी, वोट बैंक की चिंता सताने लगती है। इतने तब थे और आपके पैनल पर भी ये दिखाई दे रहा है। भारत फ्रांस के साथ खड़ा है, हर जिम्मेदार व्यक्ति फ्रांस के साथ खड़ा है। आपने 2 या 4 नाम का उल्लेख किया जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और प्रोटेस्ट किया। वो भी हमारा एक भारत के पास एक रूल ऑफ लॉ है, जैसा कहा गया। उस रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करते हुए वहां की सरकारें बिल्कुल एक्शन लें, उनको हक बनता है, उनका अधिकार है। कोई भी आतंकवाद की पैरवी नहीं कर रहा है। ना तो महताब मोहम्मद पूरे मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व प्रतिनिधित्व करते हैं। फतेह अली साहब ने भी यही कहा, क्या हम सारे मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं? बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान आज फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ खड़ा हुआ है। आप रिफ्यूजी की बात करते हैं तो महताब मोहम्मद या किसी भी व्यक्ति जो बड़े व्यक्ति हैं जिनका ट्विटर समृत पात्रा जी आप पढ़ते हैं, वो रिफ्यूजी बनकर वहां नहीं जाते हैं। एक समुदाय जाता है, जनमानस का व्यक्ति जिसको हम आम आदमी कहते हैं, वो रिफ्यूजी बन के जाता है और कठिनाइयों में जाता है। तो जरूरी है कि हम भी समझे सरदार पटेल को, हमारी विविधता हमारी खूबसूरती है। और 70 साल से ज्यादा, जैसा कि कहा गया, हम स्वतंत्र रह चुके हैं, हमें लोकतंत्र की समझ है, अपने अधिकारों की समझ है। तो चंद लोग समझ है जो रैलीज आप भोपाल में देख रही हैं, जो रैली आप भोपाल में देखती हैं, या जिस तरह का प्रोटेस्ट हम मुंबई में देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, दिखाता है क्या ये सही मायने में यही दिखा रहा है कि हमें समझ है, या ये कुछ और कह रहा है? ये किसी और तरफ इशारा कर रहा है जिसके बारे में बोलने से पॉलिटिकल पार्टियां भी इस वक्त डरती सी दिखाई देती हैं। पॉलिटिकल पार्टी डरती नहीं है अदिति जी। पॉलिटिकल पार्टी सभी एक मंच पर है, कोई भी आतंकवाद का समर्थक नहीं है। अगर ऐसे प्रोटेस्ट नहीं दे रहा, सुनिए जरा आप ही की पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। जी बोले। जी, जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जबरदस्ती इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही घिनौनी चाल है। मैम ये क्या कह रहे हैं? क्या किसी यहाँ कोई व्यक्ति इस पैनल पर नहीं एग्री करेगा कि किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़ना पूरी तरह गलत है? मुझे लगता है कि ये तो मैम कोई कह ही नहीं रहा, लेकिन आपके लिए काउंटर है, आपके लिए काउंटर है तारिक फतेह। उसके बाद डॉक्टर संबित पात्रा। डॉक्टर संबित पात्रा दे रही फ्लो, पहले तारिक फतेह एक बात अपनी पूरी कर ले, फिर मैं आपको फ्लो दे दूंगी। जी देखिए, मैं मुसलमान हूँ, कुरान की काफी स्टडी मैंने की है और सारी जिंदगी पिछले 50 साल इस्लाम को स्टडी किया। मेरी शक्ल बदसूरत नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं मुसलमान नहीं हूं।
आप लोगों को आदत पड़ गई है कि जो नॉर्मल इंसान है उसको आप मुसलमान मानते ही नहीं है। आपको कसने बदसूरत कहा और किस तरह की नॉन सीरियस बात आप कर रहे हैं सर? मेरी बात आपने कुरान बिल्कुल पढ़ी होगी, तो आपका कहने का क्या मतलब है कि कोई मुसलमान नहीं सर, आप इस मुद्दे को आप नॉन गंभीर बना रहे हैं, आप नॉन सीरियस बना रहे हैं। क्या मैंने कहा क्या बदसूरत है? क्या किसी की शक्ल से मतलब है? नहीं, आप इस मुद्दे को बदसूरत स्वरूप दे रहे हैं क्योंकि आपका एजेंडा होगा सर। सर मैंने नहीं पढ़ा है, सर मैंने नहीं पढ़ा है, आई एम सॉरी टू से, मैंने नहीं पढ़ा है। मुझे आपकी शक्ल में कोई इंटरेस्ट है, मुझे आपकी शक्ल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने दर्शकों को स्पष्ट करते हुए पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसका समर्थन नहीं एंडोर्स नहीं करता। प्लीज कम बैक टू द मेन टॉपिक, रिटर्न टू द मेन टॉपिक, प्लीज। सारे ऑडियोज अभी के लिए डाउन, डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए, मैं बताता हूं समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या गलत कहा, जिसका कि समर्थन अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कर रही थी। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि जुर्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। तो उन्होंने फ्रांस में ये जो गला काटना है, जो आतंकवाद था, उसको जस्टिफाई किया और कहा अगर जुर्म होगा और नाइंसाफी नहीं, ये वर्बल टेररिज्म मुझे पसंद नहीं है। अदिति जी, जरा मेरी बड़ी बहन को कहिए कि वर्बल टेररिज्म उचित नहीं है, एक एक करके बात करें तो उचित रहेगा। ये सबको इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम है मेरे पास, बहुत लिमिटेड नहीं, ये उचित नहीं है। आराम से प्लीज सबको रेस्पेक्ट करें, आराम से सुनने सबकी बात। वापस फ्लोर तारिक फतेह को देना है। तारिक फतेह मैं दे रही हूँ आपको, प्लीज गिव मी 40 seconds, प्लीज गिव मी 40 seconds, लेट संबित पात्रा फिनिश हिज आर्गुमेंट, आई गिव द फ्लोर बैक टू यू प्लीज। देखिए, आपने समाजवादी पार्टी के जिस एमएलए का वक्तव्य सुनाया उसको दोबारा सुनाइए। उन्होंने कहा जुर्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद जन्म लेता है, मतलब कहीं नाइंसाफी हुआ है, जुर्म हुआ है, इसलिए जो हुआ है फ्रांस में वो जस्टिफाइड है। आप बताइए, जुर्म और नाइंसाफी, ये परमानेंट विक्टिम कार्ड लेके बैठे हुए हैं ये लोग उम्मत के नाम पे जो कर रहे हैं, इनको जो भी पूछिए, परमानेंट विक्टिम कार्ड है कि देखो जी, अब वो मताहिर मोहम्मद भी वही कह रहे हैं कि देखिए बहुत पहले हमें मारा गया था, इसलिए अब हम हजारों की संख्या में फ्रांस की लोगों को मारेंगे। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है। और मैं यहां पर प्रवक्ता बैठी हुई हैं जूही जी, देखिए जूही जी, ये होता है ना, एक कहावत है हिंदी में कि जो नया नया होता है वो जाके ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो हमारे यहाँ प्रवक्ता बैठते हैं, वो जो मौलवी आते हैं उससे भी ज्यादा आतंकवाद का प्रोटेक्शन करने के लिए और यहाँ कट्टरपंथ का प्रवक्ता बन के बैठे होते हैं। आप लोग जैसे लोगों के कारण ही इस देश का बेड़ा गर्क हुआ है। नहीं, मैं बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ। एक सेकेंड, अपनी स्क्रीन पर हमारे दर्शक बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्हें हर राजनीतिक दल ने अपने ब्रश से पेंट किया है और उनकी बातों को घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखा है, उन्हीं के कुछ कोट्स में आज आपके सामने रखना चाहती हूं। एक उन्होंने लेख लिखा था, उसी का जुड़ा हुआ कोट आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उनका लेख है। उन्होंने कहा, जबरन मुस्लिम बनाए जाने से बचने के लिए वो जैसे भी संभव हो भारत आ जाएं, मुसलमानों पर केवल इसलिए भरोसा ना करें कि उनकी सवर्ण हिंदुओं से नाराजगी है, ये बहुत बड़ी भूल होगी। ये आपको यहां पर इसका कॉन्टेक्स्ट स्पष्ट कर देती हूं। ये एक लेख है जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा, अल्पसंख्यक दलितों को लिखा, क्योंकि अल्पसंख्यक दलित जो थे, देखिए ये तभी उन्होंने कहा कि आप भारत आ जाइए, जैसे भी संभव हो भारत आ जाइए। उन्हीं का एक और कोट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जिसे मैं ले रही हूं पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की बुक से, किताब से, जिसमें वो कहते हैं कि मुस्लिम नेता धर्मनिरपेक्ष जीवन के महत्व को नहीं समझते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लड़ाई हिंदुओं से है और धर्मनिरपेक्ष रवैया अपनाने पर उनका अपना समुदाय इस लड़ाई में कमजोर हो जाएगा। और इसी किताब में उनकी एक और कोट है जिसे मैं रखना चाहूंगी आपके सामने। दुख की बात यह है कि अमीरों के खिलाफ न्याय की लड़ाई में गरीब मुस्लिम गरीब हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई में मुस्लिम मजदूर कभी हिंदू मजदूर का साथ नहीं देंगे। ये डॉक्टर अंबेडकर के विचार इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तारिक फतेह, आप किताब दिखा रहे थे, आपकी बात। जी, वही किताब है, वही अंबेडकर साहब की किताब है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया का कोई पॉलिटिशियन इस बात पे बहस करने के तैयार नहीं, क्योंकि उनको खौफ लगता है कि उन पे इल्जाम लग जाएगा कि ये मुसलमानों के दुश्मन है। अब जब मेरा कुरान मुझे कहता है काफिरों की गर्दन काट दो,
एक जगह नहीं 6 जगह कहता है, और मैं वही मदरसों में बच्चों को भेज रहा हूं। हमने इस्लाम सीखा अपने माँ बाप के घर में, तो ठीक इस्लाम पढ़ाया गया। हिंदुस्तान में 50,000 मदरसों के अंदर इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, उन मौलवियों के हाथों जिनके मदरसों में बच्चे खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, जो खुद परेशानी फैला रहे हैं, और वो किताबें पढ़ा रहे हैं बच्चों को हिंदू दुश्मनी की यूपी के अंदर और बिहार के अंदर, क्या आप हैरान हो जाएंगे। और 50,000 मस्जिद में हर जुम्मे को दुआ मांगी जाती है कि या खुदा या अल्लाह हम मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे। अरे आके बताइए मुझे, ये आपकी मस्जिदों में हो रहा है। आज जिस दिन जुम्मा होगा इसको कौन रोकेगा? अतहर हुसैन, देखिए, इस दुआ के बारे में तो मैंने आज तक नहीं, मैंने भी नमाजें पढ़ी हैं, ऐसी कोई दुआ नहीं मांगी गई। पूरे कौम मुल्क के लिए दुआ मांगी जाती है और हर मस्जिद खुली हुई है। मैं तो खुद पहल करूं इस बात से और लोगों को इनवाइट करूं कि सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हो गैर मुस्लिमों का, जो मस्जिदों में आए, और बल्कि मंदिरों में मुसलमान भाई भी जाएं और एक दूसरे की रिवायतों को सीखें और जानें, और तभी ये सब गलत फहमियां खत्म होंगी। ये तो एक आइसोलेशन की बात है। बात है कि अगर कट्टरपंथी जो बिल्कुल फोकस डिबेट है, वो हर तरह से नुकसानदेह है, हर कौम के लिए नुकसानदेह है, हर मुल्क के लिए नुकसानदेह है, और उसका एक ही वाजिब है, अगर उसको आप चाहें तो मैं कहें कि मैं पैनल और डिस्कशन से बाहर जा रहा हूं, डिस्कशन तो वो है सिर्फ रूल ऑफ लॉ। कोई गलत काम करे आप उसको सजा दीजिए, उसमें इन्फोर्समेंट में देरी क्यों है? और ये जो गलत फहमियां हैं कुरान के इंटरप्रिटेशन से, कुरान कैन नॉट बी कोटेड इन आइसोलेशन, वो कंटेक्सचुअल है, और उसको अगर कोई कोट करे और उसके बाद उस पर डिबेट करे तो एक अलग बात है। उसको आउट ऑफ द रेफरेंस कोट करके उस पर कोई मतलब निकालना, इस बहस में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो जूही सिंह 30 सेकेंड। सवाल मेरा अब भी आपकी ही पार्टी के नेता से जुड़ा हुआ, और आपसे मैं उम्मीद करती हूँ आप खुलकर बोलेंगी अब, क्योंकि ये कट्टरता का जो वायरस है वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या एक समुदाय विशेष के लिए खतरा नहीं, उसके अस्तित्व को खतरे में नहीं डालता, ये देश से लेकर दुनिया के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। जब कोई जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता यहाँ आकर अपनी विपक्षी पार्टियों को कहता है कि हम आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे प्रवक्ता को पहले क्षमा मांगनी चाहिए। सुनना आपको है नहीं, आपको केवल अपनी बात कहनी है। और डॉक्टर संबित पात्रा, ये आपके लिए है, आपको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए कि आपको मैं आतंकवादी लगती हूँ। दूसरी बात, मेरे विधायक ने एक स्टेटमेंट दिया। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल, दूसरी बात की मेरे विधायक ने एक स्टेटमेंट दिया। जी थैंक यू, एक्सेप्टेड। अब आगे बढ़े, सरदार पटेल की बात करें, भारत की बात कर ले। हम आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सेकंड, चूंकि मेरा नाम लेके कहा गया है, अदिति जी जरा एक सेकंड। नाम लेकर कहा गया है, अदिति जी, मैं आपसे कहा गया है। हाँ अदिति जी जरा वो बयान फिर से चलाइएगा तो इनके एमएलए का, कि जुर्म और नाइंसाफी के गर्त से ही आतंकवाद जन्म लेता है। मतलब आतंकवाद का समर्थन किया है समाजवादी पार्टी के एमएलए ने। जुर्म और नाइंसाफी, मतलब जुर्म और नाइंसाफी होगा तो आप आतंकवाद आप चलाइए। आपके लिए दुख की बात है, बिल्कुल चलाइए। आतंकवाद के गर्त से जन्म लेता है आतंकवाद का अर्थ क्या होता है? आप माफी मांगिए। इंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जबरदस्ती इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही घिनौनी चाल है। जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। सुन लिया जूही जी। डॉक्टर संबित पात्रा, 20 सेकंड्स आपका आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हो, और उसके बाद जूही सिंह 20 सेकंड्स। आपने पास समय नहीं, प्लीज, वक्त का थोड़ा सा अभाव है, प्लीज जी। जुर्म होगा वो आतंकवादी बन जाएगा। राजस्थान में 2 माइनॉरिटी उनके घर वाले आतंकवादी बन जाएंगे, उनके घर वाले आतंकवादी बन जाएंगे, उनके घर वाले आतंकवादी बन जाएंगे। ये आप बताइए, नहीं आप बताइए, जिसके साथ नाइंसाफी होगा और जुर्म होगा वो सारे आतंकवादी बन जाएंगे। आप बताइए, हाथरस में आपने कहा कि एक लड़की के परिवार के साथ नाइंसाफी हुई है, वो आतंकवादी बन जाएंगे अगले दिन।
अरे हजारों लोगों के साथ जुर्म हुआ है, हजारों लोगों के साथ, सिखों के साथ, कि कश्मीरी पंडितों के साथ 4 लाख कश्मीरी पंडितों को घर से भगा दिया गया। कितने कश्मीरी पंडित आतंकवादी बन गए? कितने कश्मीरी पंडित आतंकवादी बन गए? मुझे बताइए, बताइए आप कितने कश्मीरी पंडित आतंकवादी बन गए? 4 लाख कश्मीरी पंडितों को आप लोगों ने घर से भगाया है। कितने आतंकवादी बन गए? 3000 सिखों को कत्लेआम किया गया। सवाल आपसे ये है जो फ्रांस एक्शन उठा रहा है एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, क्या हम वो भारत में होते हुए देख सकते हैं? जो एक्शन फ्रांस ले रहा है एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, कट्टरता के खिलाफ, क्या वो भारत में लिया जा सकता है? 2 लाइन में आप दीजिए मुझे जवाब। ले सकते हैं आप? बरत सकते हैं उस तरह की सख्ती? बताइए मुझे डॉक्टर पात्रा। और हर कोई यही कह रहा है, बिहार में इलेक्शन है इसलिए पार्टी बोल रही है आपकी। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, ये बिल्कुल नहीं इस बात के लिए है कि फ्रांस के जैसा एक्शन नहीं ले सकता हिंदुस्तान। नहीं, फ्रांस तो अब जगह है, फ्रांस तो अब जगह है। आप देखिए, जहां तक हिंदुस्तान की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हर प्लेटफॉर्म में जाके इनको हिला हिला के जगाने की कोशिश कर रहे थे। जग जाओ भैया, रिपीट करें। आतंकवाद, इसे आतंकवाद कहते हैं। ये समय की कमी है मेरे पास, तो मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, लेकिन जाते जाते मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है। अगर देश यानी हमारी मातृभूमि यानी भारत यानी समाज, अगर हमें इन्हें बचाना है तो कट्टरता को हराना। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.